नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी अपार्टमेंट एक्ट के बारे में। बोलचाल की भाषा में हम इसे यूपी अपार्टमेंट एक्ट कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम जो है वो है यूपी अपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ओनरशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट 2010। अब आपने देखा इसमें तीन चीजें हैं। प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहली चीज तो है कि ये निर्माण के बारे में, फिर दूसरा है ओनरशिप के बारे में, और तीसरा है मेंटेनेंस के बारे में। तो ये तीन चीजों को डील करता है। अगर हिंदी में इसका नाम कहें तो उससे और आपको समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन। तो आपने देखा तीन चीजें यहां भी कही गई, निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन अधिनियम 2010। अब सवाल ये होता है कि ये अधिनियम आया क्यों, इसको लाने की आवश्यकता क्या थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आवास या हाउसिंग ये एक इंसान की मूलभूत आवश्यकता है, और आवास की या हाउसिंग की डिमांड जिस प्रकार से बढ़ रही है और जिस प्रकार से हर साल मकान बन रहे हैं, उनमें गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। अर्थात जितने मकान हर साल बनते हैं और जो मांग होती है उसमें गैप लगातार बढ़ रहा है। डिमांड एंड सप्लाई का गैप लगातार बढ़ रहा है, डिमांड लगातार बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो जमीन है, जो भूमि है, वो लिमिटेड है। और अगर लगातार जो कृषि योग्य भूमि है उसमें अगर हम घर ही बनाते चले जाएंगे तो फिर खाद्यान्न का भी संकट हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूमि बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास घर बनाने के लिए, और डिमांड बहुत ज्यादा है। तब उसका एक रास्ता ये निकाला गया है शहरी क्षेत्रों के लिए कि क्योंकि अब जो जिनको जो घर खरीदार हैं, जिन्हें घर चाहिए, वो इंडिविजुअली हाउस को ओन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ग्रुप हाउसिंग का कॉन्सेप्ट निकाला गया कि ग्रुप में रहिए, ग्रुप में रहना, एक साथ बहुत से लोग, एक बिल्डिंग में बहुत से लोग एक साथ रहते हैं और सबको एक एक फ्लैट दिया जाता। तो ये सोचा गया कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिसमें कि इसको रेगुलेट किया जाए। तो 2010 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा ये अधिनियम लाया गया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से हमने तीन तो देख लिया, थोड़ा और आगे बढ़े तो ये क्या क्या करता है। पहली बात तो ये अधिनियम इंडिविजुअल अपार्टमेंट, जो बिल्डिंग में तमाम अपार्टमेंट बनते हैं, उसमें इंडिविजुअल अपार्टमेंट की ओनरशिप प्रोवाइड करता है, जो फ्लैट ओनर है उसको। तो पहला तो काम ये करता है। फिर जो अपार्टमेंट ओनर है उसको जो कॉमन एरियाज हैं, आपने देखा होगा जहां भी अपार्टमेंट बने होते हैं एक कॉमन एरियाज होता है, फैसिलिटीज होती हैं, उन कॉमन एरियाज में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ये प्रोवाइड करना। ये जरा समझ लें कैसा होता है, क्योंकि जो कॉमन एरियाज हैं उसमें अनडिवाइडेड इंटरेस्ट भी जो फ्लैट ओनर्स हैं उनका होता है। उदाहरण के लिए एक कोई एनक्लेव है, उसमें 100 फ्लैट्स हैं और सबका एरिया समान है, और जो कॉमन एरिया है उसका एरिया जो है वो 100 स्क्वायर मीटर है। क्योंकि जितने फ्लैट ओनर्स हैं उनका सबका कारपेट एरिया अगर समान है तो सबको समान एरिया, सबका उसमें इंटरेस्ट होगा, तो सबका एक एक स्क्वायर मीटर की ओनरशिप उनको हो गई कॉमन एरियाज और फैसिलिटीज में। अच्छा, अगर डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ 2 BHK हैं, कुछ 3 BHK हैं, कुछ 3 BHK प्लस स्टडी है, अलग अलग टाइप के हैं, तो जितना जितना कारपेट एरिया जिसका होगा उसके समानुपात में जो कॉमन एरिया इंटरेस्ट हैं या फैसिलिटीज हैं उसमें अनडिवाइडेड इंटरेस्ट उसी अनुपात में उनको मिलेगा। और किस फ्लैट ओनर का कितना इंटरेस्ट है वो उनकी जो सब लीज एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जो अपार्टमेंट ओनर है, जिसने अपार्टमेंट, जिसको हमने ओनरशिप दी है,
उसका अपार्टमेंट हेरिटेबल हो, यानी कि आगे पेरेंट्स द्वारा बच्चों को दिया जा सके उसकी, या ट्रांसफरेबल हो, कोई बेच सके, ट्रांसफरेबल हो। तो ये दोनों चीजें भी होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से ये काम तो कर रहा। इसके अलावा जैसे हमने कहा कंस्ट्रक्शन का भी संवर्धन है। तो इसका मतलब कि जो क्वालिटी ऑफ हाउस है और जो आसपास का वातावरण है उसको भी ये रेगुलेट करता है। और उसके लिए जो भी बिल्डर है, या अब तो उनको प्रमोटर कहते हैं, जो भी प्रमोटर्स है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बहुत सारी जानकारी उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम अधिकारी को पूर्व में ही देनी होती है। उसके लिए तमाम फॉर्मेट्स इत्यादि निर्धारित हैं। तो बहुत कुछ उनको टाइटल के बारे में, इनकम्बरेंस के बारे में, क्या इस लैंड पर कोई भार तो नहीं है, कोई मुकदमे तो नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये बहुत सारी चीजें उनको बतानी होती हैं। उसके तमाम फॉर्मेट्स हैं। बस केवल ये जान लेते हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम प्राधिकारी अधिनियम में कहा गया कि उस जनपद में अगर कोई विकास प्राधिकरण है तो विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। और यदि विकास प्राधिकरण वहां है ही नहीं, अगर विकास प्राधिकरण नहीं, तो जो वहां के जिलाधिकारी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। और अगर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उनके जो सीईओ हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। तो अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत तो पहली शिकायत उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास करनी चाहिए। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होते हैं ये आपने समझ लिया। और इसी अधिनियम के द्वारा जो एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स बनती है, जिसको एओए कहते हैं, उसके मॉडल बाईलॉज क्या है वो भी इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो और उसके कार्यकलाप कैसे होंगे वो भी होंगे। लागू कहाँ होता है? ये अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। कहाँ? जहां पर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स या नंबर ऑफ फ्लैट्स 4 या 4 से अधिक हैं। 3 तक तो नहीं, 4 जैसे ही हुआ तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू हो गया। अगर 2 बिल्डिंग है और उनमें 2-2 हैं, 2-2 फ्लैट्स हैं, और उनको मिला के अगर हम एक ब्लॉक कहते हैं तो भी उस पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। यानी उस ब्लॉक में 4 हो गए, तो जैसे ही 4 हुए यूपी अपार्टमेंट एक्ट लागू हो गया। तो आप सब इस पर ध्यान दीजिएगा। आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि जो घर खरीदार हैं उनके अधिकार क्या हैं, एक अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। और जो बिल्डर्स हैं उनके दायित्व क्या है उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसके विभिन्न टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट कैप्सूल है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। आज केवल इतना ही। अगर आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन का बटन अगर आप दबा देंगे तो जो भी मेरा नए वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपने पूरी वीडियो अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।